दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज का ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए मैंने बनाया है और यही कार्यक्रम इंग्लिश में भी है, तो जो लोग इंग्लिश में देखना चाहें वे इंग्लिश में देख सकते हैं। उसका नाम है द मैन ऑफ एक्शन, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो मैंने सोचा कि हिंदी वालों के लिए भी मैं ये कार्यक्रम बनाऊं हिंदी में। अगर मैं हिंदी में से कहूँ तो हिंदी में तो वैसे मैं से कहूँगा द मैन ऑफ एक्शन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। पर मैन ऑफ एक्शन को हम अगर हिंदी में कोई एक शब्द दे तो मैं कहूँगा कर्म योद्धा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो सबसे पहले ये मैं आपको समझाता हूँ कि मैन ऑफ एक्शन क्या होता है। हालांकि बाबा साहेब जी पे पूरी तरह से बात सिर्फ मैन ऑफ एक्शन की नहीं जाएगी। ही वाज ए मैन ऑफ एक्शन एंड विजडम। वो मैन ऑफ एक्शन भी थे और विद्वान भी थे। शब्दों के साथ और विचारों के साथ भी उन्होंने जीवन जिया। मैन ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि कम बोलने वाला और ज़्यादा करने वाला, या फिर शब्दों से कम बयां करने वाला और अपने कर्मों से ज़्यादा अधिक करके दिखाने वाला। तो बाबा साहेब जी के बारे में तो हम लोग अक्सर यही बातें करते हैं या ऐसे ही उनको देखते हैं कि जैसे उन्होंने बाजू में कुछ किताबें या संविधान पकड़ा हुआ है, और लोग जो उनकी एक दृश्य उनका जो उत्पन्न होता है लोगों के आगे, चाहे वह पुस्तकों के माध्यम से हो, चाहे मूर्तियों के माध्यम से हो, चाहे किताबों के माध्यम से हो, कि वे पढ़ने वाले, पढ़ने लिखने वाले, संविधान लिखने वाले, किताबें लिखने वाले, अखबार निकालने वाले थे। लेकिन उनका जो सबसे पहला अखबार था उसका नाम था मूक नायक, अर्थात चुपचाप रहकर काम करने वाला योद्धा। चुप माने मूक, नायक माने योद्धा या हीरो। तो बाबा साहेब जी ने जो अखबार अपने निकाले, उन अखबारों में सबसे पहले उनका नाम ये दिया कि मूक नायक, और ये कहीं ना कहीं असल में उनके जीवन से निकलता है। तो बाबा साहेब जी सिर्फ एक किताबों से, सिर्फ लेखन से नहीं जुड़े थे। वे असल में मैन ऑफ एक्शन थे। वो एक कर्म योद्धा थे, और वह एक कर्म योद्धा थे। यही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। अब बात यह है कि मेरे को ये बात कैसे समझ में आई। मैं तो इतने सालों से उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ इतने सालों से उनकी किताबों का अनुवाद कर रहा हूँ, उनके ऊपर किताबें लिख रहा हूँ, इतने मैं वीडियो बना रहा हूँ। 16वां साल ये मेरा शुरू हो चुका है उनके मिशन में। लेकिन मुझे ये बात अचानक ही महसूस हुई कि अरे, बाबा साहेब जी का जो जीवन जब मैंने देखा, एक उसका मैंने वृत्त चित्र एक देखा कि हर साल उन्होंने कैसे कैसे जन्म से लेके उनके परिनिर्वाण तक हर साल वे कैसे कैसे काम करते गए। तो एक बड़ा ही, एक, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान की जो फिल्म चल गई उसके आंखों के सामने, एक ऐसा दृष्टि दृश्य उत्पन्न हुआ। तो मेरे को एक एहसास हुआ, और वह एहसास क्यों हुआ, क्योंकि मैं उनको खोज रहा था। जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, हालांकि ये सब बातें तो मैं बरसों पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन उनको खोजना एक अलग बात है। तो मैं जब उनको खोज रहा था तो मैंने वर्ष प्रतिवर्ष, जन्म से लेके उनके परिनिर्वाण तक, कैसे कैसे वे कार्य करते गए। तो ये जब मैंने देखा तो मेरे अंदर से एकदम से फीलिंग आई, अरे, ये तो वो बाबा साहेब हैं जिसके बारे में ना मैंने सोचा और ना शायद कोई सोचता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये कौन से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि ही इज़ मैन ऑफ एक्शन, कि वो कर्म योद्धा है, कि वो कर्म योद्धा हैं कर्मों के, और निरंतरता। उनके कर्मों से जो मुझे पता चला, उनके कामों से जो पता चला, जन्म से लेकर जैसे वो शिक्षा में गए, स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं, राजनीतिक पार्टियों का गठन, निरंतर अखबारों को चलाए रखना। उन्होंने कभी भी अखबार चलाना अपने जीवन में कभी नहीं बंद किया, अर्थात लेखनी लिखना, नए विचारों को लेकर आना, लोगों तक लेके जाना, ये जो काम था पब्लिकेशन का जिसे काम कहते हैं, ये उन्होंने कभी भी खत्म नहीं किया। और तो और फिर उन्होंने अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी बनाई, और इसके साथ साथ उन्होंने जो शिक्षा की नई नई संस्थाएं भी स्थापित करी। तो इतने सारे काम एक साथ करने वाले, और उसके साथ साथ कई तो पुस्तकें उन्होंने लिख के प्रकाशित भी कर दी अपने समय। कई पुस्तकें जो वो लिख रहे थे, जो उनके बाद या तो पूरी तरह से हमारे सामने आई, या उनके कुछ अंश किसी पुस्तक के रूप में हमारे सामने आए। और इतने सारे उनके भाषण हैं, इतने सारे लेख हैं कि आदमी जब पढ़ने लगता है तो उसे लगता है मैं अगर जीवन में इनको सबको पढ़ लेता तो शायद सामाजिक और राजनीतिक या आर्थिक शिक्षा में मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती।
तो कितने सारे विषयों का उन्होंने अध्ययन किया, समाज शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया। और मैं क्योंकि खुद मनोविज्ञान का छात्र रहा, तो मुझे मुझे लगता था कि शायद बाबा साहेब जी ने उस समय के जो सिगमंड फ्रॉयड थे या कार्ल यूंग थे, उन उस समय के जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका शायद अध्ययन नहीं किया। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने देखा कि उन्होंने तो मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन भी किया है, अर्थशास्त्र का अध्ययन भी किया है। तो शायद ही कोई ऐसा, और हाँ, उन्होंने, मैंने देखा कि उन्होंने यहाँ तक कि जो ज़मीन है, ज़मीन की उर्वरता खराब हो रही है, उसको कैसे सुधारें, तो साइंटिफिक अध्ययन भी, वैज्ञानिक अध्ययन भी उन्होंने किया। तो इतना अध्ययन तो किया, चलिए ये सब तो मुझे पता था। लेकिन एक, कहते हैं ना कि एक एकदम से एक एहसास हुआ जब मैंने उनके जीवन के ग्राफ के बारे में पढ़ा कि प्रतिवर्ष वो क्या क्या करते गए। तो मैंने कहा इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी निरंतरता शायद ही किसी में देखने को मिलेगी जितनी हमें हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी में मिलती है। तो इस वर्ष 2025 में बहुत बड़े स्तर पर उनके जन्म दिवस को मनाया गया। दिल्ली सरकार ने तो 2 हफ्ते के लिए उनके जन्मदिन को मनाने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया, और ऐसा चल रहा है अभी भी। जब मैं ये बना रहा हूँ तो अभी बीता ही है, 4 दिन पहले उनका जन्मदिन, 14 अप्रैल। और इस बार मेरे को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, और दिल्ली के कई बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ भी बाबा साहेब जी की जयंती मनाई गई। हालांकि 26 नवंबर संविधान दिवस तो दिल्ली, भारत के हर स्कूल में मनाई जा रहा है। तो मैंने कहा कि चलो, अब मैंने जो खोज करी है, ये नई खोज जो मैंने बाबा साहेब जी की करी है, इस खोज को मैं लोगों तक लेके आऊँ। तो मैंने एक वीडियो इंग्लिश में बनाया और ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। मेरी ये खोज कहाँ से हुई, ग्राफ तो उनके आपको कई पुस्तकों में मिल जाएंगे। एक बड़े ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं DC अहीर जी, जिन्होंने बाबा साहेब जी पे बहुत लगन से काम किया है। तो उनकी ये पुस्तक मेरे पास है, अंबेडकर द ग्रेट। अब आप में से लोग कहेंगे इसमें डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर क्यों नहीं लिखा। जनरली डॉक्टर का DR या बाबा साहेब ये इस तरह से लिखते नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी भी कई जगहों पे अपना नाम अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा ही लिखते थे। तो ये एक्चुअली एक पब्लिशिंग का तरीका था पहले। आजकल हम लोग लिख देते हैं कि हम ये नहीं लगाते थे, प्रीफिक्स नहीं लगाते थे, पूर्व आने वाला डॉक्टर या ऐसे नहीं लगाते थे। एनीवे, तो अब विषय पर आते हैं और जानते हैं कि बाबा साहेब जी मैन ऑफ एक्शन कैसे थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझना। और जितने भी युवा देख रहे हैं, जितने भी वृद्ध देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, और जितने भी मेरे हम उम्र देख रहे हैं, आप देख लो कि बाबा साहेब जी कैसे एक कर्म योद्धा, कर्मयोगी, मैन ऑफ एक्शन थे। कि उनके जो गरीबी में, जातिगत बहिष्कार में रहते हुए भी, और हमेशा वो कुछ करना चाहते थे और हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन आती थी। स्वास्थ्य भी उनका खराब था, 4 बच्चों की मृत्यु हो गई उनकी, एक बच्चा बचा था, माता की बचपन में मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई 40-41 साल के जब वो थे। इतने सारे, हालांकि उन्होंने बाद में पुनर्विवाह किया, लेकिन वो बहुत बाद में जाकर किया, और वो भी क्यों किया वो उनकी लाइफ का है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूँगा। तो फिर भी उस विवाह के बाद भी, क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य था उसमें उनको मधुमेह हो गया था, तो बहुत जूझते हुए भी। और बड़ी चौंकाने वाली बात है, अब मैं आपको इस उनके जो जीवन वृत्त, जो उनका जीवन का पहिया था, जो एक जीवन का ग्राफ था, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और आप भी चौंक जाएंगे कि अरे, ही वॉज रियली, वो सच में एक मैन ऑफ एक्शन थे, वो सच में एक कर्म योद्धा थे। और सिर्फ किताबों से, अखबारों से, प्रकाशन से तो, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, सिर्फ, इसका मतलब मैं उनका महत्व नहीं घटा रहा हूँ। कर्म योद्धा बनने के लिए पहले विद्वान बनना पड़ता है। अगर विद्वान नहीं बनेंगे तो कर्म योद्धा भी नहीं बन सकते। और विद्वान बनने के लिए पुस्तकें पढ़ना, लिखना, विचारों को जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के युग में हम लोग ये देख रहे हैं, लेकिन इसको हम 1% रखें या 10% रखें, लेकिन किताबें जरूर पढ़ें। और जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे, जिनके अंदर ये जिनके पास इतना धन है, या तो वो किताबें लिख लिख के खुद प्रकाशित करें, या फिर जो लोग ये काम कर रहे हैं मेरे जैसे लोग, उनको प्रोत्साहन दें। मैंने भी डॉक्टर अम्बेडकर जी की कई किताबें अनुवादित करी हैं, कई किताबें उन पर लिखी है, बुद्धिज़्म पर लिखी है, और बाबा साहेब जी से प्रेरित होकर ही मैंने अर्थव्यवस्था को भी पकड़ा, और भारत की अर्थव्यवस्था की समस्याओं पर भी मैंने किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक प्रकाशित हो गई है, और एक और प्रकाशित करना चाहता हूँ। यदि
आपका सहयोग मिला। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, जैसा हम जानते हैं 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ। वह सिर्फ 7 साल के थे। 1898 1898 के अंदर उनकी माताजी भीमाबाई का निधन हो गया। सिर्फ 8 साल की उनकी उम्र, 7 साल की उम्र थी। 1907 के अंदर, 1907 में यानी कि 16 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पूरी कर ली। तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि वो कभी फेल हुए। उस समय जिस हिसाब से शिक्षा चलती थी, उस समय आई थिंक 9वीं मैट्रिक होती थी और जो आज 10वीं मैट्रिक होती है, तो उस समय एडमिशन भी लेट होता था स्कूल में। तो उन्होंने बिना लांगा किए एकदम निरंतर चलते हुए, तो बच्चों को देख लो, बाबा साहेब जी कभी फेल नहीं हुए। वो गरीबी में रहे, उनके माताजी भी गुजर गई, हालांकि उनके पिताजी ने भी पुनर्विवाह किया था। वो उनको बहुत प्यार करती थी, लेकिन उससे पहले उनकी बुआ जी ने उनको, उनकी देखभाल करी, उनकी और उनके भाई बहनों की। फिर भी मैं बच्चों को एक बात बताना चाहूँगा कि जब वो बाबा साहेब जी छोटे थे और पैसे की कमी थी, तो स्टेशनरी खरीदने के लिए वो जाके काम करने लग गए थे छोटे से ही। फिर उनके पिताजी और बुआ जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी काम मत करो, छोटे हो, पहले पढ़ लिख जाओ, फिर बाद में तुम अच्छे बड़े काम करना। फिर 1912 में वो ग्रेजुएट हो गए, जिसे आजकल बीए, बीकॉम, बीटेक या ग्रेजुएशन, मतलब 12th के बाद आजकल करते हैं। तो देखिए 1912 के अंदर उनकी उम्र क्या थी, 12 और 9 21। तो आज भी जब आमतौर पर 21 साल में ग्रेजुएट होता है व्यक्ति, तो उस टाइम पे, उस टाइम मतलब 1912 का मतलब कितने वर्ष पहले, लगभग 123 113 वर्ष पहले उन्होंने एकदम अपनी इंग्लिश, अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। और इंग्लिश मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि आप उनकी इंग्लिश देखिए कि आज हम इतने इंग्लिश के माहौल में जी रहे हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी उम्दा इंग्लिश थी उस समय। क्यों थी जानते हैं? क्योंकि वो इंग्लिश इसलिए सीख रहे थे ताकि जो करोड़ों अछूत आदिवासी या पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके आज़ादी के लिए, उनके अधिकारों के लिए उन अंग्रेज़ों से बात कर सके जो इंग्लिश समझते थे। तो आगे फिर हम देखते हैं कि 21 जुलाई 1913, पहले हम देखते हैं 2 फरवरी 1913 को उनके पिताजी रामजी सकपाल, बाबा साहेब जी का जो गोत्र था वो सकपाल था। तो बाबा साहेब जी के पिताजी सूबेदार रामजी सकपाल जो थे, 1913 की फरवरी, मतलब वे केवल 21 साल के, मतलब 22 के पूरे भी नहीं हुए थे, होने वाले थे 2 महीने पहले ही उनके पिताजी की। तो 8 साल में माताजी, और 21 साल खत्म होते होते पिताजी का देहांत हो गया। और फिर उससे अगले साल 21 जुलाई 1913 में, अब देखिए पिताजी का देहांत कब हुआ, 2 फरवरी। और कुछ महीने बाद, फरवरी से जुलाई, जुलाई 7वां महीना, मतलब मात्र 5 महीने के अंदर उन्होंने, उन्हें छात्रवृत्ति मिली महाराजा बड़ौदा के, जो महाराजा थे उनसे, और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए। और बिना लांगा किए 2 साल के अंदर उन्होंने अपनी एमए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ले ली। और फिर आया 1916 का जून, यानी कि 1915, यानी कि 24 साल की उम्र में वो एमए हो गए। और फिर जब वो 25 साल के हुए, तो उन्होंने पास कर लिया। क्या पास कर लिया कि वो ये बात क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया कि वो उसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी पास कर लिया, या कहीं उन्होंने ज्वाइन ही कर लिया सीधा, गैरी गैरिस इन, मतलब वहाँ पर लंदन के अंदर एक संस्था है जो कि वहाँ पे बैरिस्टर, एडवोकेट, वकील जो आपको बनाती है, उसको ज्वाइन कर लिया वकील बनने के लिए, जिसमें उनकी डिग्री थी एमएससी और डीएससी। ठीक है, तो उम्र कितनी थी, मात्र 25 साल में लंदन के अंदर वो दो दो डिग्री लेने के एक साथ ले रहे थे। और दोनों बड़ी मुश्किल डिग्री थी। पहली क्या थी, पीएचडी। आज हम देखते हैं 30 35 40 साल में तो लोग पीएचडी करते रहते हैं, उन्होंने तो 25 साल में पास करके, एग्ज़ाम करके, जो भी उनका था वो उसके लिए तैयार हो गया, वो शुरू कर दिया उन्होंने। और साथ में उन्होंने पीएचडी भी कर रहे हैं, जो कि एक मुश्किल सब्जेक्ट था, मुश्किल विषय था। और साथ में वो लॉ, कानून भी पढ़ रहे थे। और वो भी कानून कहाँ से, देखिए यहाँ से कानून पढ़ना और उस टाइम पे लंदन से कानून पढ़ने में बहुत फ़र्क है।
सारे टीचर्स इंग्लिश में बोलते होंगे, तो उनको अपनी इंग्लिश कितनी अच्छी करनी पड़ी होगी। सोचिए, 25 साल का युवा। आज मैंने देखा है लोग रिटायर हो जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। मैंने कई इंग्लिश के प्रोफेसर्स देखे जो ढंग से इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, कई कई साल उनकी जॉब के बाद भी नहीं कर पाते, जॉब में रहते पता नहीं कितना कर पाते होंगे। लेकिन ये व्यक्ति बाबा साहेब जी, ए मैन ऑफ एक्शन। इसलिए मैंने जब ये सब पढ़ रहा था तो मैंने कहा ही वॉज ए मैन ऑफ एक्शन, कर्म योद्धा। अब उनके कर्म देखिए ना, 16 साल में मैट्रिक कर ली, 19 साल में ग्रेजुएशन कर ली, 21 साल में ग्रेजुएशन कर ली, 24 साल में एमए कर लिया, 25 साल में जो है ना वो पीएचडी कर रहे हैं और कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ से नहीं, कहाँ से, 2 देशों से कानून पढ़ रहे हैं, लंदन से, और आपके पीएचडी कहाँ कर रहे हैं, अमेरिका से। सोचिए, क्या क्या कर्म योद्धा थे, कितने मैन ऑफ एक्शन थे। उनके दिल में क्या होगा कि उन्होंने इतना, मैंने पढ़ना है। क्यों पढ़ना था, मैं बताता हूँ क्यों पढ़ना है। उन्होंने करोड़ों लोगों को जो स्वतंत्रता थी उनकी, जो उनको वर्ण व्यवस्था में नहीं मिली थी, उसके लिए वो इतना पढ़ रहे थे। ये मैं आगे पढ़ूँ, मतलब ये बड़ी अफसोस की बात है, मैं ऐसे शब्द नहीं लेना चाहता, पर कोई किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उन निकम्मे लोगों के लिए वो पढ़ रहे थे कि आज वो जो निकम्मे लोग हैं, जब उनकी जयंती आती है तो एक दिन कुछ तो मनाते हैं। और कुछ लोग, मैंने सुना है कि उनकी जयंती पे जब अच्छे कार्यकर्ता जाते हैं चंदा लेने, तो 50 रुपये चंदा भी नहीं देते। मेरे को माफ़ करिएगा अगर मेरे कठोर शब्द हो, क्योंकि मैं 16 साल से मिशन में, मैं खुद देख रहा हूँ कि सब चीज़ें लोग बना रहे हैं आज। ठीक है, मकान बना रहे हैं, हवेलियाँ खड़ी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, क्लब्स में जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सब पे जा रहे हैं। बस बाबा साहेब जी के मिशन में नहीं जा पाते, ना वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते, ना वहाँ पे कुछ दान देते, ना कोई बौद्धिक कार्य कर रहे। तो इन लोगों के लिए, इन जैसे आलसी लोगों के लिए, बाबा साहेब जी बेचारे 25 साल में इतनी डिग्री करने के बाद, इतना एमए उस टाइम पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से करने के बाद, तो उनको भारत में बहुत बड़ी नौकरी मिलती। लेकिन उन्होंने आगे क्या किया और किन के लिए पढ़ रहे थे वो। तो खैर, हम विषयांतर ना हो इसलिए हम ये देखते हैं। तो उन्होंने फिर आगे चलकर 1917, 21 अगस्त, मतलब 1917 में उनकी आयु मात्र 26 साल थी। 26 साल में वो वापस आ गए। क्यों? क्योंकि ये जो महाराजा था बड़ौदा का, इन्होंने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी। अब रोक दी, क्यों रोक दी, वो एक अलग विषय, आप जाके देखिए, समझिए उसको। लेकिन उन्होंने उनको नियुक्त कर दिया सेक्रेटरी के तौर पे मिलिट्री के अंदर। तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी महाराजा ऑफ बड़ौदा ने अपने यहाँ मतलब जॉब दे दी। अब वहाँ पर क्या हुआ, बड़ौदा में उनको कमरा नहीं मिला किराए पे। और महाराजा, चाहे महाराजा थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो भी उनको कमरा नहीं दिला पाए और मजबूरन उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। अब देखिए, आज की डेट में डिफेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द मिलिट्री, मिलिट्री का जो मतलब फौज का सेक्रेटरी, मतलब फौज का वो सबसे ऊंचा प्रशासनिक अफसर, जो सीधा फौज और राजा के बीच में संपर्क रखेगा। फौज में जितना भी मटेरियल जाएगा, कपड़े, खाने पीने, सब उनके अंडर में जाएगा। फौज में जो भी हथियारों को खरीदारी होगी वो सब उनके अंडर में होगी। उनको वेतन भत्ता तो मिलता, साथ में अगर वो चाहते तो जो आजकल लोग करते हैं, वो ऊपर की कमाई से इतना कमा सकते थे कि वो महाराजा के बराबर खड़े हो जाते धन के मामले में। लेकिन उस व्यक्ति की गैरत देखिए कि उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। आज की डेट में किसी एससी एसटी ओबीसी की अगर जॉब ऐसी लग जाएगी, वो छोड़ सकता है? दम है उसमें? छोड़ सकता है? आप बताइए, आज अगर इंडिया का कोई सेक्रेटरी लेवल पे चला जाए, छोड़ के आ सकता है जॉब? ऐसे ऐसे लोग हैं जो सेक्रेटरी लेवल पे गए, कभी बाबा साहब जी को पढ़ा नहीं। मुझे फ़ोन करके बोलते हैं हमें रिटायर हो गए, 5 साल हो गए, कई जजेस हैं, कई आईएएस अफसर है, आईपीएस ऑफिसर है, कभी नहीं पढ़ा। कुछ को तो मैंने गिफ्ट करी हैं किताबें, पढ़ो। तो किन की वजह से बने हो? वो उनकी वजह से बने हो जिन्होंने आपके जैसी से, तो 2 कौड़ी की जॉब है, वो 2 कौड़ी की जॉब जो है ना, उससे कई गुना बड़ी जॉब्स तो उन्हें, अपनी पहली जॉब थी ये उनकी, और कितनी उम्र में छोड़ दी, 26 उम्र में लात मार दी। किन के लिए मारी? पहले अपनी आत्मसम्मान के लिए, जो आजकल लोगों में नहीं है। आत्मसम्मान के लिए उन्होंने लात मार दी इतनी बड़ी जॉब पे। आजकल तो चपरासी की जॉब के लिए भी तलवे चाटने को तैयार हो जाते हैं। तो
यदि समाज के कुछ ऐसे लोग अगर वो ऐसा करेंगे, अपनी गैरत खोएंगे, तो वो समाज, वो तो खा पी के जिंदा रहेंगे पशु समान, लेकिन उनमें ना तो आत्मसम्मान आएगा, ना समाज की कोई तरक्की होगी। खैर, हम आगे पढ़ते हैं। अब उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी, ठीक है। और अगले साल, अब देखिए अगले साल उनको सिद्धनम कॉलेज, बम्बई का एक कॉलेज था, जिसके अंदर सीधा राजनीतिक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमी की, क्योंकि उनकी जो स्टडी थी वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में, राजनीतिक अर्थशास्त्र में थी, सीधा उसके प्रोफेसर लग गए। अब हमारे बाबा साहब ठहरे, बाबा साहब जी जैसा जिगरा ना अरबों लोगों में पैदा होता है, सदियों में नहीं, हजारों सालों में पैदा होता है, सदियों में पैदा होता है। जिगरा देखिए उनका। ये वो दौर था जब उनके 4 बच्चे शायद हो चुके होंगे या नहीं भी हुए होंगे, गरीबी के अंदर वो उनका समय बीत रहा था। 4 बच्चे तो उनके मर चुके थे लड़के, एक लड़का मरा, गरीबी बहुत थी। ऐसे दौर में भी इंसान ने जो है पहले इतनी बड़ी जॉब छोड़ी बड़ौदा के राजा की, और जब ये जॉब लगी तो 18 में लगी, वो कर रहे थे। और फिर इसी बीच उन्होंने अपना अखबार स्थापित किया। तो जैसे कि मैंने कहा, द मैन ऑफ एक्शन, कि वो आदमी जो बोलता कम है और करता ज़्यादा है। तो इसी के ऊपर आधारित उन्होंने अपना पहला जो अखबार निकाला, मतलब अखबार एक था पहला जिन्होंने नाम दिया, नाम वो बदलते गए समय काल परिस्थिति के हिसाब से। तो पहले जिन्होंने अपने अखबार का नाम दिया, वो दिया मूक नायक। मूक नायक मतलब चुप रहकर काम करने वाला हीरो। बाद में उन्होंने इसका नाम बदल के रखा, जैसे कि समय काल परिस्थिति थी, बहिष्कृत भारत। तो ऐसा भारत जो जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाएगा, ऐसे भारत को उन्होंने कहा बहिष्कृत भारत, या ऐसे भारत का मैं बहिष्कार करता हूँ। और फिर उन्होंने निकाला समता। तो ऐसे भारत का तो बहिष्कार कर दिया और उसका नाम निकाल कर दिया समता, कि अर्थात मैं बराबरी वाले भारत का सम्मान करता हूँ, जिस भारत में बराबरी होगी। तो अखबार का नाम भी समता रख दिया, और ये बात लोगों तक पहुँचे तो उसका नाम बदल के रख दिया जनता। तो जनता उन्होंने नाम रखा ताकि उनके विचार जनता तक पहुँचे। और फिर 1955 में भारत प्रबुद्ध बने, उसके लिए उन्होंने उसका नाम रखा अखबार का प्रबुद्ध भारत। तो देखिए किस तरह से वो मैन ऑफ एक्शन थे, कर्मयोगी थे। तो अब बात आती है कि जब उनकी 18 के अंदर 1918 में अपॉइंटमेंट हुई प्रोफेसर की, तो 1921, लगभग 2.5 साल बाद, क्योंकि नवंबर में हुई थी, और 5 जुलाई 1921 को उन्होंने उस प्रोफेसरशिप से इस्तीफा दे दिया। अब बताइए आज की डेट में कितने SC ST OBC होंगे। वो तो ऐसे हो गए आज कि पहले प्रोफेसर बनते हैं, माल कमा लेते हैं, नाम कमा लेते हैं, जब रिटायरमेंट पे जाते हैं ना, तो उनको बाबा साहब याद आते हैं। तो फिर वो पढ़ते हैं, और पढ़ के जो है ना, फिर कम समय में पढ़ के जो अनर्गल बोलना होता है किसी किसी के बारे में ऐसा बोलते हैं। या फिर ऐसे प्रोफेसर है जो रिटायर हो गए, मस्त रहे, बच्चे फॉरेन चले गए, टाटा बाय बाय, हु इज़ अम्बेडकर वी डोंट नो, कौन अम्बेडकर है हम नहीं जानते, ऐसे प्रोफेसर हैं। मुझे एक प्रोफेसर मिले जब मैं लॉ कर रहा था, उनको इस बात में दिलचस्पी नहीं थी कि मैं बाबा साहब जी के मिशन का क्या काम करता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा आप करना क्या चाहते हो जीवन में, मतलब उनको यही मतलब था कि मैं कमा लूँ 2 पैसे, वो कमा रहा है। वो टेम्परेरी बेसिस पे था, मुझसे उम्र में छोटा था क्योंकि मैंने काफ़ी उम्र में लॉ किया। तो इतना मैंने उस पर एरोगेंस देखा, टेम्परेरी बेस जॉब में उसे लग रहा था कि जैसे वो शिक्षा मंत्री बन गया हो। तो ये जरा सी नौकरी, टेम्परेरी नौकरी आने पे भी इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना आ जाता है ना। तो ये बात सोचने की, अरे क्यों अहंकार कर रहे हो, एक चपड़ासी की नौकरी भी नहीं मिलती। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एक चपड़ासी की नौकरी भी जब लगी, कब लगी, जब बाबा साहेब जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर अधिकार दिलाए। 1935, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके अंदर प्रावधान डले, तो पहली बार हुआ कि अनटचेबल्स, अछूतों को, एस आज के शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल कास्ट में कौन आते हैं, जाटव, खटीक, रैगर, वाल्मीकि, कोली, और जैसे कई गोत्र आते हैं, जैसे मुझे उनका कास्ट नहीं पता, परमार, सोलंकी, कई लोग मध्य प्रदेश के हैं, सूर्यवंशी, फिर महाराष्ट्र के महार, मांग, मातंग, फिर
दक्षिण भारत के कई जातीय समूह हैं, जातिगत समूह हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी समूह। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब बात अनटचेबल की करते थे, और ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या कहा, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उनकी जो बुक ट्रांसलेट करी है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट के अंदर, वो ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भैया जब मैं बात करता हूँ अनटचेबल्स की, अस्पृश्यों की, तो उसमें जो शेड्यूल ट्राइब आदिवासी भी आते हैं। तो हमेशा उन्होंने कभी अपनी जाति की बात नहीं करी। ये आज लोग गलत कर रहे हैं, जातिगत समूह के संस्थाएं बना रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक समाज की बात करी है, एक अछूत समाज, जिसके अंदर शेड्यूल ट्राइब भी आते हैं, और जहाँ तक पिछड़े समाज की बात है, ओबीसी वर्ग की है, उसकी भी उन्होंने पैरवी करी है, शूद्रों की, क्योंकि उन्होंने तो सबसे पहले तो बुक ही लिखी उनके ऊपर, हु वर शूद्र एंड हाउ दे बिकम द फोर्थ वन इन द इंडो आर्यन सोसाइटी, कि शूद्र कौन थे और वह भारतीय आर्य समुदाय में चौथा वर्ण कैसे बने। और वो पुस्तक का मैं बहुत ही बेहतरीन अनुवाद कर रहा हूँ। बेहतरीन इसलिए क्योंकि पहले के कई अनुवाद बहुत जटिल थे, तो मैं उनको बहुत साधारण तरीके से कर रहा हूँ। तो सबकी उन्होंने बात करी है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उन्हें जो है ना, लोग या तो को जातिगत रूप से देखते हैं या वर्ग के रूप से देखते हैं। तो देखिए, उनका आत्मसम्मान देखिए और उनकी इच्छा देखिए। हमारे मैन ऑफ एक्शन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मैन ऑफ एक्शन, हमारे कर्मयोगी, रणभूमि पर लड़ने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस समय उनकी उम्र क्या थी? गरीबी में थे, पिता की मृत्यु हो चुकी, माता की मृत्यु हो चुकी, बच्चों की मृत्यु हो रही है। वर्ष है 1921, आयु है मात्र 30 वर्ष, और प्रोफेसर की जॉब से रिजाइन करके करोड़ों अछूतों, आदिवासियों, पिछड़े समाज और भारत के गरीब वर्ग के लिए वो फिर से पढ़ने के लिए अपने उस शस्त्र, जिसे कहते हैं विद्या शस्त्र के लिए वापस कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। क्योंकि लंदन में उनके दो काम थे। एक थी उनकी लंदन में उनको एक तो उनको अपनी पीएचडी करनी थी कंप्लीट, और एक उनको लंदन में जो उनकी बैरिस्ट्री की पढ़ाई थी वो पूरी करनी थी। तो हमारे जो मैन ऑफ एक्शन है वो वहाँ जाते हैं, और उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री मिलती है 1920 में, यानी उनकी उम्र थी मात्र 29 साल। उसके बाद अक्टूबर 2022 में वो वकील भी बन जाते हैं। कहाँ पर बनते हैं? लंदन में। वहाँ की किताबें पढ़ कर, वहाँ के प्रोफेसर्स के लेक्चर सुनकर मार्च 1923 में उनको मिलती है डिग्री डीएससी की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो ये जो उनको डिग्री मिली, ये उनको मिली मात्र 32 साल में। तो ये डिग्री के बाद 14 अप्रैल यानी कि अपने जन्मदिन के दिन 1923 में, 1923 मतलब अब उनकी आयु हो गई 14 अप्रैल 1923 को हो गए 23 और 9, 32 साल की उम्र के अंदर वो वापस लंदन आते हैं, इंडिया वापस आते हैं, भारत आते हैं। और फिर अगले ही साल तक यानी 20 जुलाई को वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था को स्थापित करते हैं, जिस सभा का काम था कि जितने भी SC ST OBC के जो आज लोग हैं उनके हितों का ध्यान कैसे रखा जाए। फिर आता है दिसंबर 1926। तो ये जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी, इसकी जो उन्होंने नींव रखी वो मात्र 33 साल की उम्र में रखी। आज 33 साल में तो लोग छोटी मोटी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। अब आया 1926 दिसंबर, उम्र लगभग 35.5 साल, और वह बॉम्बे काउंसिल, बॉम्बे विधान परिषद या विधानसभा इस तरह से समझिए, उसके लिए नॉमिनेट यानी मनोनीत किए गए। अब उम्र थी उनकी मात्र 35.5 साल। और फिर 20 मार्च 1927 यानी कि उम्र मात्र 36 साल के अंदर उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, जिसे हम जानते हैं चेडवार तालाब महाड़ सत्याग्रह। तो महाड़ में जो पानी पीने का जो आंदोलन उन्होंने किया कि भाई वहाँ के जो महार थे, वहाँ के जो अछूत थे, वहाँ के जो दलित थे, उनको पीने नहीं दिया जाता था। एक तालाब था उसके अंदर पानी, तो उसके लिए उन्होंने मात्र 36 साल की उम्र में ये आंदोलन किया। और मात्र इसी साल उन्होंने एक मिलिशिया मतलब हथियारबंद जो समूह है वो बनाया, जिसे हम कहते हैं समता सैनिक दल।
समता अर्थात सोशल इक्वालिटी आर्मी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे। तो मात्र 36 साल में उन्होंने हमारे कर्मयोगी, हमारे मैन ऑफ एक्शन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये स्थापित किया। और फिर 1930 के अंदर, यानी 39 साल के अभी हुए नहीं थे पूरे, 38वें में चल रहे थे, 2 मार्च को उन्होंने फिर एक और सत्याग्रह, काला राम मंदिर, राम का रंग काला था इसलिए राम की मूर्ति काली होती है, इसलिए अयोध्या में भी राम की काली मूर्ति लगाई गई। तो वो जो इन्होंने काला राम सत्याग्रह मंदिर वो शुरू किया। इनकी उम्र कितनी थी? आज तो हम कहते हैं सत्याग्रह शुरू किया, आप सोचिए 36 साल की उम्र में सत्याग्रह कर रहे हैं, 39 साल 39 ईयर्स की एज के अंदर सत्याग्रह कर रहे हैं। मतलब कितना कंसिस्टेंसी देखिए। पढ़कर कब आए ये? 1923 के अंदर आए, और 23 से 1930 7 साल के अंदर इन्होंने 2 सत्याग्रह कर दिए, और बॉम्बे की जो विधान परिषद थी उसके ये सदस्य भी बन गए। और फिर अब शुरू हुआ दौर गोलमेज सम्मेलन, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हुआ। ये वो दौर था जबकि ये निश्चित करना था कि भारत के अंदर अलग अलग संप्रदायों को, रजवाड़ों को, नवाबों को धार्मिक आधार पर और उनकी रियासतों के आधार पर क्या ब्रिटिश सरकार देगी, और यदि वो जाती है तो क्या देके जाएगी, या अगले संविधान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नया संविधान जो आना था उसमें क्या उनको, संविधान नहीं आया था, वो एक एक्ट आया था, तो उसके अंतर्गत भारत के विभिन्न वर्गों को क्या क्या सहूलियतें मिलनी थी, क्या क्या अधिकार मिलने थे, ये निश्चय होना था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, जो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था जिसे कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। तो ये जब शुरू हुआ तो सबसे पहले वो गए 4 अक्टूबर 1930। तो कितनी उम्र थी? मात्र 39 क्रॉस किया था, मात्र 39 साल की उम्र में वो गए। फिर 27 फरवरी 1931 को आए। फिर 40 साल की उम्र में 15 अगस्त को वो फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस करने गए, इसी का गोलमेज का दूसरा हुआ सम्मेलन, और 26 जनवरी को आए वापस। और फिर उसके बाद समस्याएं उत्पन्न हुई हिंदू और अछूतों के बीच में, और फिर 24 सितंबर 1932 को उन्होंने गांधी जी के साथ, गांधी जी यानी कि हिंदुओं के नेता, गांधी जी ने जो उस समय साइन किया, खाली गांधी जी ने नहीं किया, और भी नेता थे, उन्होंने और इन्होंने मिलके एक समझौता किया, एक संधि करी, एक पैक्ट किया, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर यह निश्चय किया गया कि भारत के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आज इन्हें बोलते हैं, उनको क्या अधिकार मिलेंगे। इसका एक अलग इतिहास है जो कि आप जान के और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस समय उनकी उम्र थी मात्र 41 साल। अब 41 साल का आदमी उस समय गांधी जी के सामने खड़ा हो गया सीना तान कर। अच्छा, गांधी जी के 2 रूप थे। एक रूप तो पूरी दुनिया जानती है कि वह विश्व विख्यात प्रसिद्ध विश्व स्तर के नेता थे जिनका पूरी दुनिया में सम्मान होता था, लेकिन उनका एक दूसरा रूप भी था जो ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा ताकतवर था उनकी इस पहली इमेज के मुकाबले। और वो दूसरा ये था कि वे भारत के अंदर वैश्य समाज को का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसे हम बनिया बोलते हैं। तो क्योंकि गांधी जी बनिया समाज से आते थे, वैश्य समाज से आते थे, इसलिए वो उन वैश्यों का प्रतिनिधित्व करते थे जो 2500 साल का तो मुझे इतिहास पता है, या मैं कहूँगा हड़प्पा काल से, क्योंकि हड़प्पा काल से ही जो मनी शब्द है वो पणी से आया है। ये पणी सब हमारा पुराना, उसी समय ये समुदाय विकसित हुआ जो कि व्यापार में गया। तो हजारों सालों से जो व्यापार कर रहे थे, इतने जो धनवान लोग हैं जिनके हाथ में आज भी भारत की और दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनीज, और भारत की तो अर्थव्यवस्था है, उस समय भी पूरी अर्थव्यवस्था, धन उनके हाथ में था। उसके नुमाइंदे थे गांधी जी, और बाबा साहेब जी उनके सामने सीना तान के खड़े हो गए। उम्र कितनी थी 1932 में? मात्र 41। आज आप सोच सकते हैं कि आप 41 की उम्र में ऐसे व्यक्ति से के सामने सीना तान के खड़े हो जाएं जो फेसबुक, मेटा, आपकी यूट्यूब,
गूगल जैसी कई बड़ी कंपनीज जो दुनिया पे राज कर रही है, उनका प्रतिनिधित्व करता हो, और जबकि आप एक ऐसे वर्ग से आते हो जो अत्यंत पिछड़ा हुआ वर्ग हो। ये साहस तो हमारे मैन ऑफ एक्शन नहीं थे, सिर्फ सिर्फ वो मैन ऑफ इंटेलेक्चुअल नहीं थे। देखिए उनकी पहली जॉब क्या थी? पहली जॉब थी सेक्रेटरी ऑफ मिलिट्री, कि मिलिट्री के सचिव, फौज के सचिव। तो क्यों थे? बड़ौदा के जो महाराजा थे उन्होंने उनमें बहादुरी देखी होगी ना। तो ये साहस और ये बहादुरी हमारे बाबा साहेब जी में कूट कूट के भरी हुई थी, जो आज के उन लोगों में नहीं है, जो उनकी वजह से कुछ अच्छा जीवन जी रहे हैं। खैर, अब 1935 की हम बात करते हैं। तो 1935 27 मई को उनकी जो धर्मपत्नी थी, पहली धर्मपत्नी, जिनसे उनका बाल विवाह हुआ था, रमाबाई जी, जिनसे उनके एक पुत्र हुए और एक पुत्र जो बचे, यशवंत जी, उनका देहांत हो गया। और फिर इसके 5 दिनों बाद ही, माने कि 1 जून 1935, बाबा साहेब जी की उम्र मात्र 44 वर्ष, उनको बॉम्बे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे का जो सरकार का लॉ कॉलेज था, उसका प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया। तो 13वां मनाते हैं भारत में हिंदू, बाबा साहेब जी हिंदू थे उस समय। तो 13वां जब मनाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको अपॉइंटमेंट मिल गई। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने ज्वाइन कब किया, लेकिन हमारे मैन ऑफ एक्शन देखिए, जाके उसको ज्वाइन किया होगा। अब आता है 13 अक्टूबर 1935, उम्र मात्र 44 साल। यहाँ पर मात्र 44 साल की उम्र में उन्होंने यावला, नासिक के अंदर एक भाषण दिया, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। और आई थिंक ये भाषण उन्होंने 31 अक्टूबर के दिन दिया था। और इस भाषण पे मेरे वीडियो भी हैं जो मैंने 2012 के डाले थे। और वो भाषण में उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इस धर्म को छोड़ेंगे, मैं इस धर्म में हिंदू पैदा हुआ हूँ, दुर्दैव से मैं, मतलब दुर्भाग्य से मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। और बड़ी विवेचना करी उन्होंने, लोगों को समझाया कि क्यों हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए, क्यों दूसरे धर्म में जाना चाहिए, स्वाभिमान है, शक्ति है, सामाजिक एकता है। पर हमारे बड़े जो लोग आज बाबा साहेब जी की वजह से कुछ बन गए हैं, वो सारी सहूलियतें लेंगे, वो राष्ट्रपति बन गए, वो चीफ जस्टिस बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, प्रोफेसर, आईएएस अफसर, आईआरएस अफसर, आईपीएस अफसर, उनको पेट्रोल पंप मिलते हैं आरक्षण से, उनको गैस की कंपनियां मिलती है, वो राजनीति दलों के टॉप नेता बन गए। मतलब हर चीज़ के जो अफसर खोले बाबा साहेब जी से जो ले लिए, लेकिन बुद्धिज्म नहीं ले रहे वो। तो बाबा साहेब जी ने कहा जाओ बौद्ध बन जाओ। तो जब इतना कुछ ले लिया उस बाप से, तो बाप ने कहा कि भैया ये भी ले लो, इसमें तो तुम्हें कुछ खर्चा नहीं करना, एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करनी, कुछ नहीं, सिरदर्दी कुछ नहीं लेनी, सिर्फ बुद्धिज्म अपना लो, आगे का काम कुछ होता रहेगा अपने आप, सांस्कृतिक क्रांति आ जाएगी। जब सांस्कृतिक क्रांति आएगी, एक आएगी, तो अधिकार भी और आएंगे। पर वो नहीं करना। तो खैर वो एक अलग विषय, इस पे मेरा एक कार्यक्रम, इंटरव्यू लिया हुआ है, इसी बात पे चर्चा करी हुई है रमेश भंगी जी के साथ, वो जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं कि 1936 के अंदर जब बाबा साहेब जी 45 साल के हो गए, 45 साल की उम्र में, मात्र 45 साल की उम्र में, अगस्त के अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, यानी ये उन्होंने राजनीतिक दल की स्थापना कर दी। अब ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर पार्टी, ये जो आपको आज लोग लेबर लेबर करते हैं ना, उनको कुछ समझ नहीं आता कि लेबर क्या है। लेबर होता है श्रम, जो मेहनत करते हैं वो श्रम। इस पार्टी का महत्व यह है कि उस समय इंग्लैंड के अंदर भी लेबर पार्टी थी। तो अगर आगे कुछ इस पार्टी के नाम से सीटें आती हैं, मतलब यानी कि प्रतिनिधित्व मिलता, जो कि मिला भी आगे, और अगर ब्रिटिश सरकार नए रूल बनाती और नए कुछ अधिकार देती, तो इस पार्टी के जरिए हम, बाबा साहेब जी, बात कर सकते थे और अधिकारों के बारे में। तो ये कारण था कि उन्होंने इस पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का महत्व क्या है? क्योंकि लेबर पार्टी एक थी ऑलरेडी इंग्लैंड में, और वो सत्ता में होते ही, तो यहाँ की जो उनकी लेबर पार्टी थी, वो फिर वहाँ से उनसे बात करते। तो ये मात्र 45 साल की उम्र में उन्होंने इसकी स्थापना कर दी। अब आया फरवरी 1937, और उसके अंदर वो चुने गए लेजिस्लेटिव असेंबली, बॉम्बे की जो विधायक परिषद,
या विधानसभा, जैसे आज हम दिल्ली की विधानसभा जिसे बोलते हैं, जो बॉम्बे की विधानसभा थी। अब देखिए बहुत से लोग ना बाबा साहेब जी की चुनावों में हार के बारे में बताते हैं, लेकिन ये जो हार थी ना बाबा साहेब की, जो दो एक दो हार गिनाते हैं, उससे पहले जीत थी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये हारें जितनी भी थी ये सब षड्यंत्र की, और वो जो हमारे जो महान लोग हैं जो बाबा साहेब जी की वजह से उस लेवल पे तो पहुंच गए कि भैया वो इलेक्शन भी लड़े, उनको अधिकार भी मिले, और वो आके फिर बाबा साहेब जी के सामने खड़े हो गए। लेकिन उन हारों में भी जो हार थी वो बहुत ही नॉमिनल हार थी। जैसे बम्बई में जो एक हार थी उसमें 1,28,000 वोट मिल गए थे, और सिर्फ 14,000 वोट, 14,200 कुछ वोट की हार थी, जो कि इतने नॉमिनल थी क्योंकि कांग्रेस की पूरी मशीनरी बाबा साहेब जी को कांग्रेस की भी और आरएसएस की भी लगी होगी उस समय, और जितने भी हिंदू संगठन थे उस समय एक और पार्टी थी जो आज भी है, हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा भी लगी होगी बाबा साहेब जी के अगेंस्ट, आरएसएस भी लगी होगी, कांग्रेस तो थी। तो जब सारे दल मिलके एक आदमी को हराएंगे, और तब भी अब देखिए ये हार थी ये जीत थी, तब भी एक 14,000 वोट की, इसका मतलब हिंदुओं ने भी, तथाकथित उच्च जाति के वर्गों के हिंदुओं ने भी बाबा साहेब जी को ज़्यादा वोट दिया था। ये बात लोगों को नहीं समझ में आती। हारे पता है किसकी वजह से होंगे वो? जैसे जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो चमार जाति से था, तो वो महाराष्ट्र के चमार उनकी जो बाबा साहेब की महार जाति उससे आज भी भेदभाव करते हैं, उनकी वजह से वो हारे होंगे। हिंदुओं की वजह से बाबा साहेब नहीं हारे होंगे। हिंदुओं ने अपने संगठनों के विरुद्ध जाके बाबा साहेब जी को वोट दिया होगा, तभी इतने सारे वोट मिले। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि उनकी हार की तो बात बता देते हैं, लेकिन उनकी जीत की बात नहीं बताते। तो इस वाली उसमें क्या हुआ कि सिर्फ 17 सीटों में बाबा साहेब जी ने कंटेस्ट किया। तो 17 सीटों में चुनाव लड़ने के बाद 15 सीटों में बाबा साहेब जी जीते। देखिए कितनी बड़ी जीत है कि 17 में लड़ने के बाद भी 15 में वो जीत गए। उम्र कितनी थी? मात्र 36, मात्र 46 साल उनकी उम्र थी। 45 में उन्होंने पार्टी थी, 45 में पार्टी खड़ी करी, अगस्त 1936। तो आजकल कुछ लोग होते हैं ना, तो आजकल बहुत लोग, मैंने भी कहा भाई मैं पार्टी बनाना चाहता हूँ, बहुत लोग विरोध करने लगे, फिर एक नई पार्टी बन गई। जीत, लोग जो होते हैं ना प्रजातंत्र में, वो सामने वाले को भांप लेते हैं। तो बाबा साहेब जी ने कब पार्टी बनाई? पार्टी बनाई अगस्त 1936 में, और फरवरी 1937। तो अगस्त हमें पता है कि 8वां महीना होता है, तो 4 महीने वो और 2 महीने, 6 महीने के अंदर, पार्टी बनाने के 6 महीने के अंदर कितनी सीट जीत गए? 17 में से 15 सीट जीत गए। तो क्यों? क्योंकि उनको लोगों ने पहचान लिया कि भाई ये सही व्यक्ति है, इनको देने चाहिए वोट। तो प्रजातंत्र में लोग जाति धर्म की बात करते हैं, प्रजातंत्र में मेरा तजुर्बा जो अब तक का है ये चीज़ें काम नहीं करती। व्यक्ति की व्यक्तित्व काम करता है, जो शीर्ष नेता होते हैं उनका। हालांकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी धार्मिक तरीके से जीत रही है, लेकिन उसमें एक और दाव है, एक और पेच है जो लोग नहीं उसकी बात करते, कि बीजेपी का कंपटीशन कोई नहीं है किसी से, इसलिए बीजेपी जीत रही है। जहां उनका कॉम्पिटिटर आ गया था, अरविंद केजरीवाल आ गए थे, वहां बीजेपी हार गई थी। अब वो भी क्यों गए, वो अलग कारण है, आपको पता है क्यों गए। क्योंकि फिर वो जो है ना एक सही व्यक्ति के रूप में लोगों को नजर नहीं आए, तो वो चले गए, पंजाब से भी जाएंगे। तो ये राजनीति प्रजातंत्र में लोग पहचान लेते हैं। ये बात को लोगों को समझने की है। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, अरे नई पार्टी, अरे भाई नई पार्टी बनाते जाओ। अगर पुरानी पार्टी नहीं चल रही, नई पार्टी बनाओ। और पर बनाएगा कौन, किसकी सुनी जाएगी? जो सही व्यक्ति होंगे। अगर पुराने लोग नई पार्टी बना लेंगे तब तो कुछ नहीं होगा फायदा। तो देखिए फिर उसके बाद उन्होंने ये जीतने के बाद अब आया 1942। ठीक है, कितने साल बीत गए? 5 साल बीत गए, चुनाव का एक काल बीत गया। ये जो 42 का दौर था ना, ये बड़ा अजीब दौर था। इसमें ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि अंग्रेज भारत से जाएंगे और भारत अब किसका रहेगा। मैं जो आगे बात कहूँ इसको ध्यान से समझिएगा। उससे पहले एक बात समझिए कि ये 1942 में तक भारत के अंदर एक तरफ तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, कांग्रेस का, एक मुस्लिम लीग का आंदोलन चल रहा था पाकिस्तान का। कई नवाब और रजवाड़े वो अपनी जो रियासत थी वो वैसा ही स्टेटस को मतलब कि बरकरार रखना चाहते थे।
कई धार्मिक जो संप्रदाय के लोग थे वो अपना अलग देश चाहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है, इसलिए ये दूसरी बात है, इसलिए मैंने पहली बात बताई है कि इन परिस्थितियों के बीच जब मुस्लिम अपना अलग राष्ट्र चाह रहे थे, रजवाड़े अपने अलग चाह रहे थे, कुछ धार्मिक संप्रदाय अपना अलग चाह रहे थे, ब्रिटेन अपना अलग सोच रहा था कि मैं जाऊं भी और कुछ यहाँ अपना मेरा रह भी जाए, इस बीच उन्होंने अपनी पार्टी को बदला और उसका नाम किया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। क्योंकि ताकि जो एससी और एसटी के लोग हैं, अगर ये नई परिस्थिति होती है और राष्ट्र अंग्रेजों का राष्ट्र, भारत नहीं अंग्रेजों का राष्ट्र था जिस पर वो राज कर रहे थे, अगर उसको वो डिवाइड करते हैं तो इनको बजाय इसके कि ये तितर बितर फिर हो जाए, और अगर तितर बितर हो जाते अलग अलग राष्ट्रों में तो फिर ये अपने अधिकारों के लिए एकजुटता नहीं कर पाते, तो फिर उनका और दमन होता। तो इनका और दमन ना हो इसलिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, ताकि अगर अगर कोई अलग राष्ट्र बनता है तो ये एक साथ रहे और एक साथ रहकर अपना विकास करे। तो इसलिए इन्होंने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। फिर जुलाई 1942, ये अप्रैल में बनाई, और अप्रैल मई जून जुलाई, तो देखिए हमारे मैन ऑफ एक्शन, उसके 3 महीने बाद ही उनको लेबर मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो उनको एक तरह से लेबर मिनिस्टर समझिए, इस तरह से आज के हिसाब से देखा जाए तो बना दिया गया। अच्छा, साथ में बाबा साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर या पीडब्ल्यूडी के भी हेड थे। पीडब्ल्यूडी जितना भी दिल्ली में उस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो कंस्ट्रक्शन बाबा साहब जी के अंडर में था। उस समय का एक उदाहरण, छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा, हालांकि विषयांतर हो जाती है पर फिर भी मुझे लगता है कि आपको पता लगनी चाहिए। तो दिल्ली का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, बाबा साहब जी के पास आया और उसने कहा मैं आपको 25% दूंगा, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। बाबा साहब जी के बेटे थे, उनको लगा ठीक है, उन्होंने अपने डैडी से बात करी, दिल्ली की घटना है। तो बाबा साहब जी बहुत खिन्न हो गए, नाराज़ हो गए, उन्होंने अपने बेटे का बोरिया बिस्तर बांध के वापस को बॉम्बे, उस समय जो आज मुंबई बोलते हैं, वहाँ भिजवा दिया और कहा मैं यहाँ पर अपने लोगों की सेवा करने आया हूँ, उनकी दलाली करने, उनके बेचने नहीं आया। तो ऐसे महान विचार, ऐसे ईमानदार व्यक्ति थे बाबा साहब जी। तो देखिए बाबा साहब जी, अगर सबसे पहली नौकरी उनकी, अब देखते जाइए जो लोग आज बहुत से आरोप लगाते हैं बाबा साहब जी पे, तो बाबा साहब जी के पास तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, इतने सारे अवसर आए कि वो तो भाई 25 साल की उम्र के अंदर ही जब वो फॉरेन गए, हो सकता है वहाँ टिक जाते, वहीं पे रहते, नहीं आते वापस, कोई ना कोई काम वहाँ मिल जाता। सेक्रेटरी की जॉब, मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब छोड़ी, उसमें उनको बहुत कमाई होती, जैसा मैंने बताया आर्मी के लिए जो भी खरीदना है वो सब उसी से खरीदा, उनके द्वारा ही, मतलब उसी पोस्ट से खरीदा जाता, राजा के बराबर आ जाते अगर, वो उन्होंने छोड़ी। प्रोफेसर बने, प्रोफेसर की उस समय क्या, आज भी पावर होती है, उस समय पावर होती है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए, कितने छात्रों का तो एडमिशन पैसे ले लेके आजकल जैसे लोग करते हैं, तो उससे भी बहुत पैसा कमा लेते हैं। वाइस चांसलर बन जाते यूनिवर्सिटी के, शिक्षा मंत्री बन जाते, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। इतनी पोस्ट छोड़ने के बाद भी अब जो है ना, वो फिर मैंने जैसे बताया जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट था तब भी उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्टर से कोई पैसे नहीं लिए, और लेबर मंत्री उनको एक तरह से, लेबर जो हेड है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, लेबर मेंबर इसलिए बनाया क्योंकि भारत में जो भी श्रमिक वर्ग है ना, जो मेहनत करने वाला वर्ग है, जो अपना श्रम एक्चुअली देता है, जो अपनी मेहनत देता है, वो एससी एसटी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। उसका मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए अंग्रेज जब आए यहाँ पर तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण आ चुका था, उनको यहाँ भी औद्योगिकीकरण करना था, उत्पादन और कृषि दोनों उनको बदलनी थी, साथ में व्यापार का तरीका। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपना एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने चुना कायस्थ और ब्राह्मणों को। कायस्थ तो वो चुनना नहीं चाहते थे, पर ब्राह्मणों को चुनना चाहते थे, पर ब्राह्मण इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि ब्राह्मण उनको अपने ग्रंथों के हिसाब से गाय खाने की वजह से मलेच्छ बोलते थे और बाहर से आया हुआ बोलते थे, उनके अपने कारणों की वजह से वो नहीं जुड़े, तो कायस्थ जुड़ गए। कायस्थों की तरक्की देख के फिर ब्राह्मण जुड़े, और ब्राह्मण जब अंग्रेजों की क्या, अंग्रेजों का कल्चर, अंग्रेजों की एजुकेशन, अंग्रेजों की लैंग्वेज सीखने लगे, तो वो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाने लगे। तो 150-200 सालों तक ऐसा होता रहा, वो प्रोफेसर्स बने। अच्छा, उनको MBBS जो होती है वो उनको सिखाई, नर्सिंग सिखाई। तो जो भी आधुनिक दुनिया के जो भी शिक्षाएं थी, वो सबसे पहले ब्राह्मण और कायस्थों के पास आई। तो वो तो श्रम करते नहीं, फैक्ट्रियों में काम करते नहीं, लेबर का काम करते नहीं। दूसरा, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे पूजा पाठ के अंदर। फिर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रियों ने तो
अंग्रेज़ों को ज्वाइन ही कर लिया था, क्योंकि जब यहाँ की रानी ने जो अंतिम जो युद्ध हुआ 1857 की क्रांति हुई, तो उसमें तो जितने भी राजा थे सब ने जो है ना सरेंडर कर दिया था, और उन्होंने जो है ना ब्रिटेन को ज्वाइन कर लिया था। ब्रिटेन की दास्ता, ब्रिटेन की, तो यहाँ के नवाब और रजवाड़े वो सारे उनके साथ थे। उनके साथ का मतलब उनकी अपॉइंटमेंट आर्मी में हो गई। आर्मी से मिलने वाले ठेके, आर्मी से जुड़े हुए जितने भी काम थे, उसमें वो सब सेट हो गए। और यहाँ के जितने भी नवाब और रजवाड़े थे ना, उनको जो आधुनिक इंडस्ट्रीज अंग्रेज डेवलप कर रहे थे, उन इंडस्ट्रीज के अंदर हिस्सेदारी और उन इंडस्ट्रीज के व्यापार में हिस्सेदारी। अब आता है वैश्य वर्ग। तो वैश्य वर्ग बेसिकली कभी भी भारत के अंदर निर्माता नहीं रहे, लेकिन जब आधुनिक निर्माण व्यवस्था आई तो निर्माता वो नहीं थे। बाद में वो धीरे धीरे निर्माता बने, प्रोड्यूसर बने, लेकिन अंग्रेजों ने उनको एजेंट्स बना दिया अपनी नई कंपनीज का। तो इससे जो नया ट्रेड शुरू हुआ, नया व्यापार, पहले तो वो व्यापार में थे, निर्माता नहीं थे, व्यापारी वो पहले भी थे। और जब अंग्रेजों का नया सिस्टम आया तो उसमें भी वो व्यापारी बन गए। तो जो तीन वर्ण थे, ये तीन वर्ण अंग्रेजों के टाइम पे सेट हो गए थे। लेकिन अब मशीनें चलानी है, औद्योगिकीकरण करना है, उसमें इमेंस नंबर ऑफ लेबर चाहिए। वो कहाँ, वो अगर कहाँ से आएगी, वो आनी थी SC ST OBC वर्ग से और मुस्लिम से। तो ये जो पूरा पार्ट है, और इसके ऊपर किसका कंट्रोल था, उनके कौन प्रतिनिधित्व करते थे, वो करते थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। क्योंकि वो उनके अधिकारों की बात करते थे। अगर वो नहीं होते, किसी और को बनाते, तो वो उनके अधिकारों की बात नहीं करते, इसलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने उनको लेबर मेंबर चुना। तो ये उनकी जो उम्र थी उस समय मात्र 51 वर्ष की उम्र थी। नया भारत बनने वाला था, और नए भारत में उन्होंने अपनी एक शैक्षणिक संस्था पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बॉम्बे में उन्होंने 1945 जुलाई में उसकी नींव रखी। हमारे मैन ऑफ एक्शन, कर्म योद्धा, कर्मयोगी बाबा साहेब जी ने। तो उस समय उनकी उम्र क्या रही, मात्र 54 54 ईयर्स के थे। फिर 20 जून 1946 में उन्होंने फिर एक और कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज। तो देखिए, एक तरफ तो वो लेबर मंत्री थे, ये तो ध्यान रख रहे थे कि भारत का श्रमिक जो है ना, वो जब काम करे तो भारत का श्रमिक को सही चीज़ें, सही सहूलियतें, उसके पूरे अधिकार मिले। साथ में वो श्रमिकों के बच्चे भी पढ़े, ये नहीं कि वो बस श्रमिक बन जाएं और छोटे लेवल के काम करें। तो उनकी शिक्षा पे भी वो काम कर रहे थे। और फिर 1946 में वो संविधान परिषद, संविधान सभा के लिए बंगाल से चुने गए। फिर संविधान लिखने का काम शुरू हुआ। अंग्रेजों की ने जो कैबिनेट पहले बनाई, लोग नेहरू कैबिनेट बोलते हैं, ब्रिटिश कैबिनेट थी, नेहरू के PM थे। ब्रिटिश लोगों ने जो इस्टेब्लिश करी उसके अंदर वो फिर लॉ मिनिस्टर बने, प्रथम लॉ मिनिस्टर बने, जो बाद में भी उनका उसके अंदर ही रहे वो लॉ मिनिस्टर, क्योंकि 52 के इलेक्शन से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर 22 अगस्त 1947 को, अब ये जो लॉ मिनिस्टर वो बने, ठीक है, ये कितनी उम्र के अंदर बने, 1947 के अंदर वो बने, यानी कि उनकी उम्र थी मात्र 56, मात्र 56 साल की उनकी उम्र थी। लेकिन इस 56 साल की उम्र में, अब मैं आपको इससे 35 साल 31 साल पहले लेके जाता हूँ, कि 25 साल में उन्होंने लॉ के लिए अप्लाई कर दिया था। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल भी रह चुके थे। अब कोई आदमी उस समय का बॉम्बे का गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट जो लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल आदमी इतने साल पहले रहा हो, तो वो नहीं बनाएगा लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इन तो क्या किसी और के अंडर में देंगे। अब उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अप्रूव हो गया हमारा, पारित किया गया हमारा संविधान। 26 नवंबर 1949, यानी 58 साल की उम्र में उन्होंने भारत का संविधान। आज लोग 75 साल में प्रधानमंत्री की दौड़ में लगे होते हैं। ये वे व्यक्ति थे बाबा साहेब जी, कि 58 साल की उम्र के अंदर ही एक जटिल भारत, एक विशाल भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया उन्होंने। तो ये देखिए आप कि ये सिर्फ संविधान लिखना या वो नहीं था, उनकी मैन ऑफ एक्शन, उनके कर्म को देखिए कि निरंतर क्या, एक के बाद एक, जैसे कहते हैं ना, छक्के मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक बाउंड्री अब पार करे जा रहे हैं, एक के बाद एक जो है ना काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, निरंतर काम किए जा रहे हैं, छोटे मोटे भी नहीं। दुनिया की सबसे विकृत सभ्यता जो हुई थी,
जो सनातन से विकृत हो गई, महान से विकृत हो गई, उसके अनुशासन के लिए एक संविधान लिख रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, अखबार इनके अभी भी चल रहे हैं, लेबर मंत्री बनते रहते हुए, लेबर मेंबर रहते हुए पूरे नए देश में कैसे श्रमिकों को संभालना है, उन श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना कर रहे हैं। मतलब इतना एक्टिव, इतना मैन ऑफ एक्शन, इतना कर्मों का करने वाला व्यक्ति शायद ही दुनिया में निरंतर करने वाला कोई मिलता है। फिर उसके बाद एक, अब उन्होंने ध्यान अपना कहाँ दिया, तो देखिए 1950 के अंदर मई में, यानी कि उनकी उम्र उस समय थी मात्र 59 ईयर्स, 59। और उन्होंने पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिज़्म, वो श्रीलंका में उन्होंने करी। और फिर 1950 में एक और कॉलेज जून के अंदर, ये मई में वो जाके आए, सोचिए मई में श्रीलंका जाके आ रहे हैं, अगले महीने जून के अंदर मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद, उसकी स्थापना कर रहे हैं। इससे पहले दो स्थापना और कर चुके थे, एक पीपल्स सोसाइटी थी ऐसे एजुकेशन की, पीपल एजुकेशन सोसाइटी, और दूसरी उन्होंने कॉलेज की, सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना करी। तो तीन तो कॉलेज एक तरह से और एजुकेशन सोसाइटी वो स्थापित कर चुके थे। कितने कम सालों में, लोग तो पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर पाते, या करते भी तो खाली कमाई के लिए करते हैं। ये उन्होंने कर दिया था 1945 से लेके 5 सालों में, 5 सालों में संविधान लिख दिया। तीन जो है ना वो शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर दी, वो भी हाई लेवल की। मतलब मैन ऑफ एक्शन। 27 सितंबर 1951 फिर उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए ये एक और पड़ाव आया उनके जीवन का। मिलिट्री के सेक्रेटरी रहे बड़ौदा के यहाँ, इस्तीफा दे दिया। कॉलेज में प्रोफेसर बने पॉलिटिकल इकोनॉमी के, इस्तीफा दे दिया, बाहर पढ़ने चले गए। यहाँ पर आए प्रोफेसर लगे गवर्नमेंट कॉलेज के, लॉ कॉलेज के, वही बॉम्बे के लॉ कॉलेज के, इस्तीफा दे दिया। और अब हम देखते हैं कि नेहरू कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया। और कोई होता उनकी जगह तो यूं पकड़ के बैठता नेहरू जी का पैर, नेहरू जी अब हमको अगला कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ऐसा बोलता कोई होता ना, तो वो कह रहे इस्तीफा दे रहे हैं। और जैसे मैंने बताया जब PWD मंत्रालय उनके पास था, डिपार्टमेंट था और लेबर था, तो भी उन्होंने कोई, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, तो कभी धन कमाने का 2 नंबरी से जैसे लोग कमाए। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि लेकिन कुछ लोगों का वो उनका वो करते थे, सपोर्ट करते थे कि ये हमारे लोग खड़े हो जाएंगे तो कल को मेरे काम आएंगे। लेकिन वो इतने निकम्मे, नालायक, गद्दार, मक्कार, धोखेबाज थे कि उन्होंने बाबा साहेब जी पे केस तक ठोक दिए। जरा जरा से पैसे के लिए उन्होंने बाबा साहेब जी को, वो पैसे किसके लिए, बाबा साहेब जी के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, दलित छात्रों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं को लेके आना हो तो वो अगर उनसे ले लिए उधार, तो उसके लिए भी उन्होंने उन पे केस ठोक दिए उनके मृत्यु, उनके परिनिर्वाण के बाद। तो वैसा कोई अगर नालायक बैठा होता ना, तो आज वो नेहरू जी का पैर पकड़ के बोलता, नेहरू जी अब हमको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। फिर 1952 में उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया होगा, कांग्रेस ने बनाया होगा। अब आप एक बात बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर जी जब ब्रिटिश टाइम से उनकी इतना महत्व हो गया था कि ब्रिटिश सरकार ने उनको लेबर मंत्रालय के अंदर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर रखा, उनको संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी, तो क्या नेहरू जी के लिए क्या वो अनयूज़फुल हो गए थे, बिल्कुल बेकार हो गए थे कि नेहरू जी को उनकी इम्पोर्टेंस ना पता थी? क्योंकि पता नहीं था नेहरू जी को भी कि मैं अगला चुनाव जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। तो ये तो अनिश्चित था और हमने देखा कि बहुत कम मार्जिन से जीते हैं वो। पहला चुनाव भी कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से जीती है। तो उनको भी तो बाबा साहेब जी की आगे जरूरत पड़ सकती है ना। तो ये उनकी एक पॉलिटिकल सेटिंग थी, वो कोई गलत नहीं है, वो चलती है पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस भी बहुत महान हो गई थी और बाबा साहेब जी, क्योंकि बॉम्बे के अंदर वो जब मैंने आपको चुनाव में बताया कि 17 में से 15 सीटें जीत के वो अपना करिश्मा दिखा दिया था उन्होंने। और जिनको बाबा साहेब की हार भी बताई जाती है वो बहुत कम मार्जिन पे थी। तो बाबा साहेब जी का भी डर कांग्रेस को रहा होगा, इसीलिए उन्होंने राज्यसभा के अंदर उनको मनोनीत किया।
फिर दिसंबर 1954 में उन्होंने फिर तीसरी, तो पहली दूसरी 50 से लेकर 54 में अगले 4 साल वो एज ए पार्लियामेंटेरियन भी काम कर रहे थे, लॉ मिनिस्टर तो काम कर रहे थे, उसके बाद वो बुद्धिज़्म पे काम कर रहे थे। तो तीसरी उन्होंने जो विश्व स्तर की जो सम्मेलन था, बुद्धिस्ट सम्मेलन बर्मा, आज के म्यांमार में हुआ, वो अटेंड किया। और फिर देखिए 1955 के अंदर उन्होंने भारतीय बौद्ध सभा, इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी, भारतीय बौद्ध समाज, इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी, भारतीय बौद्ध महासभा या सभा की उन्होंने नींव रखी 14 अक्टूबर 1956, 55 में रखी नींव, 56 अगले साल। और ये उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया, स्वीकार लिया, वे बौद्ध बन गए नागपुर के अंदर। और फिर 1956 के अंदर ही अक्टूबर में उन्होंने जैसे बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धम्म, देखिए धम्म पाली का शब्द है, धर्म संस्कृत का, इसलिए हम धम्म बोलते हैं, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ बहुत सारे पाली में, संस्कृत में भी धर्म भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। लोग उस पर विवाद करते हैं, विवाद की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उन्होंने चौथी जो कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, तो बौद्धों की जो चौथी सभा थी, नेपाल में हुई। यहीं पर उन्होंने काठमांडू में अपना भाषण दिया था, बुद्ध और कार्ल मार्क्स। अब 30 नवंबर 1956 को उन्होंने फिर जो अपनी पार्टी बनाई, देखिए जो पहली पार्टी बनाई थी ना, शेड्यूल कास्ट, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया था, अब नई पार्टी का गठन करना था, 1952 का चुनाव आ रहा था, तो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। लेकिन उसके 15 दिन बाद ही 6 दिसंबर को वो शारीरिक रूप से चले गए, उनका महापरिनिर्वाण बोले, या कई लोग बौद्ध कहते नहीं हो तो मनुष्य थे, बौद्ध थे तो परिनिर्वाण बोल लीजिए। अब ऐसा कर्म योगी आपको, मेरे को आम मनुष्य तो लग नहीं रहे। वो आम मनुष्य होता है 4 ऐसी पोस्ट छोड़ के, और उन नालायक लोगों के लिए निकल पड़े जिनको बुद्धिज़्म देने के लिए, जो आज तक बुद्धिज़्म नहीं अपनाया, सब सहूलियतें ले ली। तो मैं तो उनको एक आम मानव नहीं मानता, महामानव भी नहीं मानता। कई लोग भगवान बोले, पर मुझे नहीं पता, भगवान ने 2000 साल तक तो कुछ किया नहीं, तो वो तो क्या थे, मैं शब्द से बयान नहीं कर सकता। खैर हम भावुक नहीं होंगे, दिन रात बाबा साहेब जी के बारे में पढ़ते रहना, समाज के लिए काम करना भावुक बना देता है मुझको, लेकिन ये कार्यक्रम भावुकता के बारे में नहीं था। अब ये बात समझिए, हमारे मैन ऑफ एक्शन, कर्मयोगी, कर्म योद्धा, रणभूमि के योद्धा, ऐसे योद्धा अगर वे नहीं होते तो आज कुछ सहूलियतें मिलती। तो मैं आपको कुछ बड़े अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पीछे 14 अप्रैल गया है, हमारी वेबसाइट पे एक ऑर्डर हमारे पास आया किताबों का, जो कई किताबें थी वो पहले से हमें जानते थे, उनको कुछ किताबें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, बच्चों को बड़ों को बांटनी थी। एक किताब डॉक्टर अम्बेडकर जी की हमारी वेबसाइट पे किसी ने नहीं खरीदी, इतने बड़े लेवल पे जयंती मनी है। हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वो 2-2 महीने से उनके पास एक भी ऑर्डर, एक मात्र 3000 रुपये की, हम बोलते हैं भाई 3000 रुपये दे दो, जिसमें ये सारे वीडियो के कार्यक्रम, रिसर्च के कार्यक्रम बाबा साहेब जी के ऊपर होंगे। मैंने तो कहा भाई तुम 5000 लोगे, 5000 रुपये दे दो, 8-10 किताबें भी आपको भेजेंगे, उसको पढ़ो भी और अपना एक योगदान भी करो। बाबा साहेब जी ने कहा था अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दो, लेकिन मुझे लगता है 10वां हिस्सा कमाई का मतलब, एक साल में अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हो तो उसमें से 1 लाख रुपए दो। वो 1 लाख रुपए एक साल में देने की जगह, मुझे लगता है कई लोग तो ऐसे जिंदगी भर 1 रुपया भी नहीं देते। तो ऐसे कैसे मिशन चलेगा। और बहुत से लोग आरएसएस को गाली देते हैं मैं आपको आरएसएस तो भैया मैं प्रणाम करूंगा, विश्व हिंदू परिषद को। आप लोगों जैसी निष्ठा दुनिया के अंदर नहीं है किसी के अंदर। 1 लाख एकल विद्यालय, अर्थात 1 लाख विद्यालय सिर्फ आदिवासियों के लिए, विश्व हिंदू परिषद के अलग विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर अलग विद्यालय। डीएवी एक संस्था है जो कि आर्य समाजियों की है, लेकिन ये भी उन्हीं की है जो लोग विश्व हिंदू परिषद या हिंदू सभा की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। डीएवी की भी 3-4 तरह के, डीएवी पब्लिक स्कूल अलग है, डीएवी सेंटेनरी स्कूल अलग है, डीएवी गवर्नमेंट स्कूल अलग है, हंसराज स्कूल अलग है, कुलाची हंसराज अलग है। पूरी शिक्षा व्यवस्था अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को हटा दो तो आधी से ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था उन लोगों के हाथ में, जिनको ये लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बुरा बोलते हैं, लेकिन बाबा साहेब जी से कोई सीख नहीं लेते कि 5 साल में 3 सोसाइटियाँ खड़ी कर दी एजुकेशन की, या फिर सामाजिक कामों में कोई योगदान दें। अगर आप
जैसे मैंने कहा कि आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं और पैसा भी है तो अपनी किताबें निकालें, लोगों को पढ़ाएं, वो काम भी नहीं करते। अगर वो नहीं कर सकते तो मेरे जैसे लोगों को दे देते कि हम बाबा साहब जी की किताबें निकालें, लोगों तक लेके जाएं, वो भी नहीं करते। बाबा साहेब जी ने बुद्धिज़्म का रास्ता दिखाया, सारी सहूलियतें ले लोगे लेकिन बुद्धिज़्म के रास्ते पर नहीं जाओगे, वो भी नहीं करते। राजनीतिक पार्टी में एक राजनीतिक पार्टी खड़ी हुई, उसमें भी प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ तो उससे यूं चिपक गए हैं, जैसे मक्खी चिपक जाती है शायद से, कि छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं। और दूसरे कहते हैं कि हम वहाँ क्यों जाए, हम तो दूसरी जगह जाएंगे। तो तीसरा एक कोई नया पक्ष भी खड़ा नहीं करते, कर भी दिया तो समझ नहीं आता कि वो किसका पक्ष है। तो इतनी सारी समस्याओं के बीच में आप जरा बाबा साहब जी को याद करें आँख बंद करके, और जो मैंने आपको बताया मैन ऑफ एक्शन, कि अगर वो इंसान अपने बौद्धिक कार्य के साथ साथ ये सारे कार्य नहीं कर रहे होते तो आज क्या होता। तो मैं ऑन रिकॉर्ड जैसे कहा था, अंत में कुछ ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो गवर्नमेंट और सेक्टर के अंदर हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो हमें तो आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि आरक्षण तो ले भी रहे हैं, उनको लग रहा है ठीक है, कोई कहता है मिल जाता नहीं मिलता। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ। 35 के एक्ट के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के बाद, जब गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉइंटमेंट हुई तो एक सफाई कर्मचारी वर्ग से व्यक्ति आते थे जिनकी नौकरी लगी गुजरात के अंदर, उनको वहाँ पे ऑफिस में कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। ये वृत्तांत अखबार में छपा जो बाबा साहेब जी ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। जब वो उनको कुर्सी पे बैठने से मना कर दिया और वो बैठ गए तो पूरा गांव उनको जान से मारने आ गया और उनको अपनी जान बचाकर वहाँ से भागनी पड़ी और फिर कहीं और जाके नौकरी करनी पड़ी। ये तो एक उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण तो बाबा साहेब जी ने लिख रखे हैं, गिनती कर सकते हैं पर बहुत सारे उदाहरण हैं। 1920 का उदाहरण मैंने पहले ही कहा था। एक चमार जाति का व्यक्ति था, जाटव कम्युनिटी का, आगरा में। तो जाति छुपाकर खाने का सामान बेचने लगा। तो जिस दिन उसकी जाति पता लगी लोगों ने उसको भरे बाजार जान से मार दिया। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया हम प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां आप कर रहे हो उसमें भी आपको छोटे स्तर की मजदूरी वाले काम मिलते हैं, ढंग की सीट्स पोजीशंस नहीं मिलती। एजुकेशन सिस्टम तुरंत ख़त्म हो जाता अंग्रेज़ों के जाते, कोई एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको नहीं मिलता। आप देखिए गवर्नमेंट सेक्टर का एजुकेशन इसलिए ख़राब है क्योंकि ज़्यादातर SC ST OBC के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, इसलिए वो ख़राब रहा है। और उसके पैरेलल जो व्यवस्था चल रही है शिक्षा की, जैसे प्राइवेट, वो कोई भी SC ST OBC नहीं चला रहा, वो चला रहे हैं जो कि जातिवादी विचार रखते थे। अर्थात उन्होंने उसके पैरेलल में एक एक हिंदुस्तान में एक और हिंदुस्तान, एक भारत में एक और भारत, एक इंडिया में एक और भारत बसाया हुआ है। और आपको वो जो एक और भारत होता ना, वो भारत झेलने को मिलता जो आप बच गए बाबा साहेब जी की वजह से। मैं भी बच गया, ये बात वो नहीं समझ रहे। मेरे एक कज़न था, उसको मैं बाबा साहेब जी के कुछ कोटेशंस भेजता था, कहता भैया ये मत भेजा करो मुझे, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है। डैडी इसके गवर्नमेंट सेक्टर में थे, उसके डैडी का हैरेसमेंट हुआ ऑन जॉब रहते हुए बहुत बड़े लेवल पे। एक कज़न है वो तो इतने कुछ मेरे काम देखते हुए मेरे पास नहीं आया और वो जाके बीजेपी उसने ज्वाइन कर ली। हालांकि मेरे लिए, मैं बीजेपी चाहता तो ज्वाइन कर सकता था, वो भी बहुत सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं करी, उस समय कई साल पहले की बात हुई थी। वो मैंने कहा भाई मैं ऐसे विचार रखता हूँ, अगर आपसे मेल नहीं खाया तो मैं क्यों करूँ। तो वो एक अलग बात है। अब कांग्रेस को देखिए कि आरक्षण के अंदर जो है ना बीजेपी लेकर आई वर्गीकरण, तो कांग्रेस चुप रही। हरियाणा में हो गया, लोग कांग्रेस से पूछते रहे आप क्या चाहते हो, किसी को लगा कि नहीं कांग्रेस नहीं चाहती इसलिए चुप है। अब तेलंगाना में उन्होंने ऐसा वर्गीकरण किया कि 1%, 16% और कुछ परसेंट, मतलब आपको नौकरी लगेगी नहीं, SC ST OBC की नौकरी लगेगी नहीं। तेलंगाना में कांग्रेस ने ये अच्छा सा सेटिंग कर दी है। तो सब एक है, सब जातिवादी मानसिकता वाले हैं, इस बात को नहीं समझ रहे लोग। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी मानसिकता बरकरार रहे, बहुत से लोग हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन अच्छे लोग कितना उन संस्थाओं को और उन संस्थाओं को चलाने वालों के विचारों को प्रभावित कर पाते हैं, ये प्रश्ननीय बात है। कुछ लोगों ने प्रभावित किया भी है और ये अच्छी बात है।
लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से बहुत धीमी गति है बदलाव, और हिंदू समाज का एकीकरण होना चाहिए था, नहीं हो रहा। बाबा साहेब जी का बौद्ध धर्म का है रास्ता, खाली SC ST OBC नहीं, बाकी लोगों के लिए भी है। चाहो तो वो भी अपना सकते हो, वो भी तो आपका ही है ना। कोई भगवान बुद्ध कोई दलित वर्ग SC ST OBC वर्ग के तो नहीं थे, क्षत्रिय थे। ये वर्ग अगर बाबा साहेब जी ने उनको अपनाया तो कोई जाति देख कर तो नहीं अपनाया ना, क्या देख के अपनाया? हमारे भारत के व्यक्ति देख के अपनाया ना, जाति नहीं, भारत का मनुष्य, भारत की भूमि का पुत्र देख के अपनाया। तो वो भी आप कर सकते हो, आपको लगता है कि वो आपके सामने रास्ता है, नहीं जाते तो एक हो जाओ, ये तोड़ दो। लेकिन ये एक करने के लिए जो शिक्षा का मिशन है ना, जैसे बाबा साहेब जी ने 5 सोसाइटी स्थापित करी, अखबार चलाते थे, ऐसे जो मेरे जैसे गिनती के चंद लोग हैं जो कुछ इस तरह की शिक्षा समाज में लेके जा रहे हैं, आप उनको सपोर्ट भी नहीं करते। मैंने अभी मैसेज भी भेजा कि भाई आप 10,000 से 1 लाख रुपए के बीच में साल का कमिटमेंट करो। आप बताओ, अब हमारे एक रिलेटिव है, मुझे पता लगा उनकी 2-2.5 लाख रुपए सैलरी है, और भी शायद कमाई होगी कोई कहीं से, महीने की बता रहा हूँ मैं आपको। आज तक कभी नहीं बोला कि भाई तू काम कर रहा है। इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में रिलेटिव है, कभी नहीं बोला, किसी को मतलब ही नहीं है, रिलेटिव्स को मतलब नहीं है। मैं लगातार निरंतर लोगों को मैसेज भेजता हूँ भाई सपोर्ट करो, और कोई सपोर्ट करना भी चाहता है तो वो सोचता है इसको व्यवसाय समझ के व्यवसाय में कैसे घुस जाऊँ। तो मैंने तो फिल्म्स का व्यवसाय छोड़ा, और भी कई व्यवसाय है जिन्हें मैं जा सकता हूँ आज भी, वो भी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि अब ये मिशन का काम पकड़ लिया तो इसी के साथ जीवन जीना है। लेकिन ये लोगों को शर्म की बात है कि ऐसी बातें मुझे बोलनी पड़ रही है आज 16वें साल में आके। होना तो ये चाहिए था कि इस समय मेरे पास इतना धन आ जाता कि मैं एक राजनीतिक पार्टी बना के जितने भी एरियाज हैं SC ST OBC के, वहाँ खूब हर महीने हमारे कुछ अखबार जारी होते, कुछ किताबें जारी होती। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं क्यों बनाऊँ, मेरे को नहीं, हम लोगों को मैं काम देता, वो लोग बनाते, मैं उनको सुपरवाइज करता, क्योंकि मेरे पास स्टडी बहुत है, अनुभव बहुत है। फिल्में बन रही होती, हमारा अमेज़ोन होता, हमारा नेटफ्लिक्स जैसा होता। और अब देखिए मैंने प्रयास किया है, मैंने वीडियोस काफ़ी सारे बना के डाले हुए हैं। सांस्कृतिक तौर पे होते हैं, हम बहुत फेस्टिवल हो रहे होते भारत के अंदर, बहुत। तो जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला तो उन्होंने चीटिंग भी करी है, ये भी बात है, लोग चीटिंग भी करते हैं। लेकिन फिर भी सपोर्ट करते रहिए। जो चीटिंग कर रहा है तो वो अगर कुछ तो लगा रहा है ना मिशन के अंदर, आपको लगता है चीटिंग है, लेकिन क्या होता है, परिवार की भी, कई लोगों के बड़े परिवार होते हैं, परिवारों के भी अपनी अपेक्षाएं होती है। अब एक आदमी को वो देखते हैं कि अगर ये हमारे परिवार का व्यक्ति इतना काबिल, उतना ही काबिल दूसरा आदमी अगर 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहा है, तो उसके बच्चों का कैसा जीवन स्तर है, तो वही जीवन स्तर इसको भी तो मिलना चाहिए ना, जब बाबा साहेब जी के मिशन में लगा हुआ है उसके परिवार को भी तो मिलना चाहिए ना। तो वो कोई एक आदमी का परिवार से नहीं, आप लाखों की जनसंख्या संख्या में, तो सरकारी नौकरियों में हो, तो लाखों मिलके एक फंड अगर बनाए तो ये काम हो सकता है। एनीवे, अगर किसी को ये पुस्तक चाहिए, हम थोड़े हाई रेट पे पुस्तक देते हैं, क्योंकि ये 25 साल से संभाल के रखी हुई है, और जिससे जैसे मैंने कहा कामों के लिए डोनेशन आए। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर काफ़ी पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि बड़े सेट ऑर्डर करिए, 15,000 का, 20,000, 25,000, 35,000, ज़्यादा पैसे वाला करिए, ताकि ज़्यादा अमाउंट का डोनेशन आए इन सब कामों के लिए। नंबर मेरा नोट करिए, एक बार मैसेज ज़रूर भेजिए, 3 नंबर बता रहा हूँ, किसी एक पर भेजिएगा, हर एक पर नहीं। और कमिटमेंट करिए कि साल का इतना तो हम डोनेशन देंगे ही। जो लोग दे सकते हैं वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं वो करिए, और नंबर सेव करिएगा। अगर सेव नहीं करेंगे तो हमारे मैसेज आप तक फिर नहीं पहुंचेंगे व्हाट्सएप पर, ये उनकी पॉलिसी है। तो नंबर्स हैं, पहला नंबर 8527533051, 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। और एक और नंबर है 8447913116, ये खाली व्हाट्सएप का है, बाकी दोनों पे व्हाट्सएप मोबाइल दोनों है। तीनों बता देता हूँ, पहला है 8527533051, दूसरा है 8851188170, और तीसरा है 8447913116। और वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com। और मेरा email ID है
SABLANIAN@gmail.com। तो इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आपके लिए तीसरा कार्यक्रम तैयार कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं शायद बाबा साहेब जी की जो पुस्तक है हूवर शूद्र, उसका मैं जो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ उसकी प्रूफ रीडिंग करने बैठूंगा। तो इस समय इस तरह से दिन के 12 से 16 घंटे या 10 से 16 घंटे, 16 तो नहीं, 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, 12-14 घंटे कार्य मेरे को करना होता है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो फ़ोन करते हैं, उनको करना होता है। परिवार के लोग जो साथ देते हैं उनको भी कई काम दिए जाते हैं। तो विशाल काम है। तो लोग अगर नहीं करेंगे तो देखिए, हम तो जी लेंगे, हमारे जैसे लोग तो जी लेंगे, लेकिन आने वाला समय मैं नहीं कहता खराब होगा, आने वाला समय भी अच्छा होगा। लेकिन आप अपने दिल से पूछिएगा कि जब एक आदमी ने, अगर वो एक आदमी नहीं होता इस इतिहास से, पिछले 2000 साल के इतिहास से, आप डॉक्टर अम्बेडकर जी को हटा दीजिए, तो सोचिए आप कहाँ होते। मैं निखिल सबलानिया यहीं ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ, जो कार्यक्रम था मैन ऑफ द एक्शन, कर्म योद्धा कर्मयोगी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। धन्यवाद।